पूरा का पूरा अंसारी परिवार कह रहा है कि हमारे भाई को जेल में जहर दिया गया, तो ऐसा कुछ संभव है क्या? जहर तो सुकरात को भी दिया गया था। कुछ लोग मुख्तार अंसारी को माफिया कह रहे हैं और कुछ लोग उनको वो गरीबों के मसीहा कह रहे हैं, क्या कहेंगे? शेक्सपियर की एक लाइन मुझे याद है, वो कहते हैं कि देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर एक नए नए सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ आज एक अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता जो है वो प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मुख्तार अंसारी की जब मौत हो गई और मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को घर पर लाया गया तो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई वो परिस्थितियाँ उत्पन्न होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। सर, एक मिनट अपना परिचय बता दीजिए। अवधेश तिवारी, एडवोकेट, सत्र न्यायालय बलिया। तिवारी सर, एक बात बताएं आप कि पूरे उत्तर प्रदेश को ये मालूम था कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है वो संदिग्ध हालत में हुई है और जैसे ही उसकी डेड बॉडी घर आएगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी, तो क्या जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व नहीं था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद और 144 लागू होने के बावजूद भी वहाँ 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई? जिला प्रशासन की हर मामले में जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिन मामलों में सरकार के प्रति जिला प्रशासन का जो रवैया होना चाहिए वो एक दूसरे किस्म का रवैया होता है, जनता के प्रति जो रवैया होना चाहिए वो दूसरे किस्म का होता है। इसलिए डीएम के प्रति मैं क्या कहूँ, उनको भी अधिकार है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा बहुत से नियम कानून बनाने पड़े थे, 20 आदमी से ज़्यादा किसी की शव यात्रा में नहीं जा सकता है, किसी के शादी विवाह में 20 आदमी से ज़्यादा, वो एक विशेष परिस्थिति थी। विशेष परिस्थिति के लिए विशेष नियम कानून बनाए जाते हैं, बनाए भी जाने चाहिए। और जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो सब जनहित में बनाए जाते हैं, सब जनता के सरोकारों से संबंधित होते हैं। यह 144 जो धारा लागू हुई है चुनाव को देखते हुए, निश्चित रूप से उसमें डीएम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का उन्होंने सम्यक रूप से पालन नहीं किया। यदि पालन किया होता तो हो सकता है कि ये विवाद खड़ा न होता, विवाद की स्थिति न होती। सर, सांसद अफजाल अंसारी जी की और डीएम मैडम की एक बात पर बहस हुई और बहस ये हुई कि आप जो है इतने सारे लोग जा कर के वहाँ पर मिट्टी नहीं दे सकते, तो आखिर अपनी परंपराओं को कोई कैसे निभाएगा? हर व्यक्ति को इस भारत में संविधान ने अधिकार दे रखा है कि वो अपने धर्म की, अपने कस्टम्स की, रीति रिवाजों का पालन कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, डीएम और अफजाल अंसारी के बीच में सुनने में मुझे भी आया कि कुछ विवाद हुआ था। वह विवाद जो है वो मिट्टी देने को लेकर के था। थोड़ा सा संवेदना को देखते हुए और जनहित को देखते हुए जो वहाँ लोग उपस्थित हुए थे उनकी अपनी भी धारणा थी, उनके अपने भी सरोकार थे, उनके अपने भी मंतव्य थे। जो लोग जिससे जुड़े हुए होते हैं उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, वो अपने अंतिम समय में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहता है। जितना हो सके उतना करने देना चाहिए था। सर, इस बहस के दौरान जो डीएम मैडम थी उन्होंने धारा 144 का हवाला दिया कि भाई धारा 144 लगी हुई है और आप इतने सारे लोग मिट्टी नहीं दे सकते, तो क्या धारा 144 लगी होने से मिट्टी देने का कोई संबंध है क्या? बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। धारा 144 का और मिट्टी देने से, कस्टमरी लॉ का पालन करने से कोई संबंध नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैं पहले ही बताया आपसे कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म की सुरक्षा करने की, रक्षा करने की, पालन करने की, अपने नीतियों को, कस्टम्स को पालन करने की अधिकारिता प्रदान करता है। ऐसे में कोई ऐसी बात नहीं थी। सर, एक बात बताइए कि वहाँ पर डीएम मैडम ने खुलेआम कहा कि ये जो वीडियोग्राफी हमने कराई है, ये शासन के द्वारा जो है वीडियोग्राफी कराई जा रही है और आप इस तरीके से यदि 144 को वायलेट करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, कहेंगे क्या? कानून का पालन उतना ही तक ही उचित है जहाँ तक वो जनता के हितों से जुड़ा हुआ हो। जब कानून का पालन अति सूक्ष्म तरीके से गणितीय आधार पर होने लगेगा, संवेदना का ख्याल नहीं रखा जाएगा, मानवीय संवेदनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो कानून क्या है भाई? गांधी जी ने भी कानून तोड़ा था नमक सत्याग्रह करके। तो जब बड़ा आदमी कोई कानून तोड़ता है ना तो वो अपराध से ऊपर उठ जाता है, अपराधी नहीं रह जाता है। गांधी जी ने भी कानून तोड़ा था, कानून छोटा पड़ गया। तो मानवीय संवेदनाओं के मामले में जो अधिकारी हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक रूप से पालन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि सांसद अफजाल अंसारी, चूँकि उनके भाई की मौत हुई थी तो उस समय वो गलत नहीं थे, मिट्टी देने का उनको पूरा पूरा अधिकार था? गलत और सही का निर्णय मैं नहीं करूँगा। गलत और सही का निर्णय इस भारत में जनता करती है, जनता उसका निर्णय करेगी। सर, एक बात बताएं कि ये बात खुल करके पूरा का पूरा अंसारी परिवार कह रहा है कि हमारे भाई को जेल में जहर दिया गया, तो ऐसा कुछ संभव है क्या? जहर तो सुकरात को भी दिया गया था। जहर तो मंसूर के शरीर को भी काटा गया था। इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी।
इस देश में बहुत से लोगों को जो सत्य बोलते हैं उनको जहर, पूरे विश्व में जो सत्य के धारक होते हैं, जो सत्य के पथ पर चलने वाले होते हैं, उनको जहर दिया जाता है। तो सर यहाँ पर एक और बात है कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो लगभग दो खेमे में बटा हुआ है। कुछ लोग मुख्तार अंसारी को माफिया कह रहे हैं और कुछ लोग उनको वो गरीबों के मसीहा कह रहे हैं, क्या कहेंगे? शेक्सपियर की एक लाइन मुझे याद है, वो कहते हैं कि देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। भारत के संस्कृत वाङ्मय में और हिंदी साहित्य में ऐसा देखने को मिला है। तुलसीदास की ही संभवतः यह लाइन है, जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरख तीन देखी तैसी। तो अपनी अपनी धारणा है, अपने अपने मंतव्य हैं। हर आदमी अपनी अपनी धारणा और मंतव्य से अपने बयानों को जारी करता है। जहाँ जिसका हित जुड़ा हुआ है उस हिसाब से बयान जारी करता है। देख नहीं रहे हैं, एक पुराना गीत आपको याद होगा, और एक गायक है, कहता है कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हम पर ये इल्ज़ाम ही है कि सच को क्यों सच कहा, क्यों सही बात कही, क्यों न कुछ और कहा। अब तो ईमान धर्म की कोई कीमत ही नहीं, जैसे सच बोलने वाले की कोई ज़रूरत ही नहीं। सच बोलने वाला बड़ी मुश्किल से मारा जाता है, सत्य की कहाँ कीमत है यहाँ। राजनीति में, और राजनीति और सत्य दोनों एक साथ कभी चलते होंगे, लेकिन आज की तारीख में राजनीति और सत्य एक साथ चलते दिखाई नहीं देते हैं। सर चुनावी माहौल है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर स्पेशली बलिया में, गाजीपुर में, यानी कि पूर्वांचल की जो स्थिति आप देख रहे हैं, शासन के कामों से कितने संतुष्ट हैं, प्रशासन के कामों से कितने संतुष्ट? शासन का काम जो है वो जनहित से जुड़े मामलों को करना है, जो दूर दूर तक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चों की फीस है, महंगी पढ़ाई है, रोजगार है, उस पर ध्यान देना चाहिए, जबकि शासन दूसरी तरफ ध्यान दे रहा है। तो मैं इस शासन की नीतियों से, और जो वर्तमान समय में शासन चल रहा है, वो मैं नहीं देख रहा हूँ कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर कोई चर्चा होती है, बात होती है। जब भी बात होती है तो दूसरे किस्म की बात होती है, धर्म की बात होती है, जनहित से जुड़े मामलों की बात नहीं होती है। आप बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं तो मीडिया कर्मी देख ही रहे हैं पूरे दिन रात क्या कर रहे हैं। एक आदमी की चापलूसी में, चाटुकारिता में लगे हुए हैं, इससे देश का कल्याण नहीं होने वाला है। सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि अधिवक्ता गण जो हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, आज की तारीख में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे आने वाले 2024 में? देखिए, अधिवक्ता वर्ग जो है इस देश में हमेशा से ही उस सरकार और सत्ता का विरोधी रहा है जिसने जुल्म किए हैं। और अधिवक्ता वर्ग को जब जब लगता है कि ज़रूरत है उनकी अब विद्रोह करने की, विरोध करने की, तो अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। और अधिवक्ताओं की ही लड़ाई के कारण यह देश आज़ाद हुआ था। जब जब ज़रूरत पड़ी है, अधिवक्ताओं ने अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन किया है, आगे भी करेंगे। सर गाजीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील की कचहरी में मैं 2-3 दिन पहले था, तो वहाँ के कुछ वकील साहब लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया कि आपके गाजीपुर में एक दुखद घटना हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? वकील साहब लोग नाराज़ हो गए कि आपने घटना को दुखद क्यों कहा। क्या आप क्या कहेंगे सर इस घटना को? हर व्यक्ति का मरना दुखद होता है भाई, मरना सुखद किसका होता है? मरना हर व्यक्ति का दुखद होता है। यानी कहीं ना कहीं मरना हर व्यक्ति का दुखद होता है, तो हम अपनी जगह पर गलत नहीं थे। वकील साहब एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आने वाली सरकार से न्यायपालिका में कौन कौन से सुधारों की आपको अपेक्षा है? न्यायपालिका देखिए अपने आप में बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी हस्ती होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं चाहूँगा कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र हो। न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अधिकार सरकार का न हो। ये जो नए नए कानून बदले हुए हैं सर, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट वगैरह, इसको आप कैसे देखते हैं? कानून बदले नहीं हैं, कानूनों की सिर्फ और सिर्फ धाराएं बदल गई हैं। 302 का 102 हो गया है, 120 का 420 का जो है वो 103 हो गया है। ऐसे ही हुआ है, कानून में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ है वह नुकसानदेह है, और भविष्य में लोग देखेंगे। कुछ पुलिस को अधिकार ज़्यादा दे दिए गए हैं, पुलिस को अधिकार इतना नहीं मिलना चाहिए था। तो जो आप कह रहे हैं कि कुछ नुकसान हुआ है, तो किस तरीके का नुकसान हो सकता है? अब नुकसान ये हुआ है कि पहले जो था कोर्ट अब हस्तक्षेप करती थी, पुलिस कस्टडी में किसी को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता था। उसमें कुछ अवधि बढ़ा दी गई है, 60 दिन कर दी गई है। बिना कोर्ट के परमिशन के पुलिस किसी को अपनी कस्टडी में रख सकती है। ये सारी चीज़ें जो कुछ हुई हैं वो गलत हुई हैं। तो पुलिस कस्टडी में 60 दिन रखने का नया पावर आ गया, सुना जा रहा है, अभी पूरी तरह से मैंने पढ़ा नहीं है। देखिए दोस्तों, वकील साहब से हमारा बात करने का मतलब ये था
कि कहीं पर भी यदि किसी भी तरीके का कानून वायलेट होता है तो अधिवक्तागण ही उसके बारे में सही ढंग से बता सकते हैं। हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार में हुई दुखद घटना पर क्या क्या शासन को कदम उठाने चाहिए थे, क्या क्या प्रशासन को कदम उठाने चाहिए थे और प्रशासन वहाँ पर कैसे बुरी तरह से फेल हो गया और एक जिलाधिकारी और एक सांसद के बीच बहुत तगड़ी नोक-झोंक हुई। उस नोक-झोंक पर आप क्या कहेंगे, हमें अपने विचार ज़रूर बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं हूँ अरियम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1 और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।